हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग ये आपका क्लास 10th के आपका बेसिक का पार्ट 2 है। मतलब कि क्लास 10 का जो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं उसमें आज का जो बेसिक क्लास चल रहा है हम लोग का, उस बेसिक में आज जो बेसिक पढ़ेंगे। इसके पहले एक वीडियो देखे हुए हैं बेसिक का। आज का हम लोग बेसिक का अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र को कैसे लिखते हैं। मतलब कि कैसे आपको, मतलब कि ये जो टॉपिक हम लोग जान रहे हैं बेसिक में, ये सब लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि किसी भी सूत्र का हम लोग या किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक के सूत्र को कैसे लिखते हैं या कैसे लिखेंगे। उनका ये आज का भ्रम, आज का यह टेंशन, इससे मतलब इस वीडियो को देखने से उन लोग का दूर हो जाएगा कि अणुसूत्र क्या होता है, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, पूरा देखेंगे वीडियो आप, जितना देर का वीडियो बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज के पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को। इसमें है पहला पॉइंट है हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है अणुसूत्र। क्या पढ़ना है जी? कि अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, अणुसूत्र के बारे में जानना है, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानना है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को उस पदार्थ का अणुसूत्र कहते हैं। मतलब कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए जो सूत्र यूज करते हैं हम लोग, जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पे 2H है और एक क्या है, O है। अब देखिए 2 H एक O से कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए ये 2 को जुड़ा हुआ है इससे, तब बना हुआ है हमको क्या, H2O बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि संयोजकता क्या होता है, उसमें आगे हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले जान लेते हैं कि अणुसूत्र क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी जानेंगे। तब पहले जान लेंगे हम लोग, इसके बाद हम जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मूलक। क्या पढ़ना है? मूलक क्या होता है, और वो पढ़ लेंगे पूरा। मतलब कि आज हम लोग सीख ही लेंगे कैसे लिखाएगा। देखिए मूलक क्या होता है, मूलक के बारे में आप अध्ययन कीजिए कि मूलक क्या होता है। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है, उसे मूलक कहते हैं। मतलब परमाणु ही है लेकिन उस पर क्या माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लग गया तो क्या हो गया, आपका मूलक हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस वाला हो गया, यहाँ पे आपको प्लस वाला हो गया, यहाँ माइनस वाला। ठीक है, अब देखिए मूलक आपको 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? मूलक 2 प्रकार के होते हैं। एक मूलक आपको हो गया क्षारीय मूलक, दूसरा क्या हो गया, अम्लीय मूलक या ऋण मूलक कहिए। क्षारीय मूलक को हम लोग धनात्मक मूलक भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्षारीय मूलक क्या होता है। ठीक है, जैसे धन मूलक भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो आप एकदम अणुसूत्र लिखना एकदम कंफर्म आपको लिखना आ जाएगा। हम बता रहे हैं ना कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको अणुसूत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा वीडियो लेकिन देखना पड़ेगा। ये आप एक रिक्वेस्ट समझिए या अपना, और जब लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमको अणुसूत्र लिखने आए तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। समझानेंगे ऐसे मूलक जिन पर धन आवेश रहता है उसे धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं। मतलब कि जिस यौगिक हो या तत्व हो या परमाणु हो उस पर प्लस चार्ज है, यानी कि वो धन मूलक है, जैसे NH4 प्लस Na प्लस इत्यादि। ठीक है, वैसे ही अम्लीय मूलक क्या होता है, क्षारीय मूलक या धन मूलक एक बात हो गया। अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋण मूलक या अम्लीय मूलक कहते हैं, जैसे Cl माइनस, SO4 माइनस, NO3 माइनस इत्यादि। अब देखिए ये तो हम लोग हो गया कि हम लोग जाने कि अणुसूत्र क्या होता है, मूलक किसे कहते हैं, मूलक कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आपका एक नंबर हो गया क्षारीय मूलक, दूसरा क्या हो गया, अम्लीय मूलक। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट कि अणुसूत्र लिखने की विधि क्या है। अणुसूत्र लिखने की विधि, ठीक है, अणुसूत्र को कैसे लिखते हैं। सिंपल कि अणुसूत्र लिखते कैसे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको हम कंफर्म बताते हैं कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको अणुसूत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्लास 10th के केमिस्ट्री को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर आप क्लास 10th की केमिस्ट्री को बढ़िया से समझ सकते हैं तो आगे 11th 12th कोनो भी किसी अगर आगे जो भी आप BSc करेंगे केमिस्ट्री जो भी ऑनर्स करेंगे आपको
कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगा। जो हम बेसिक 2 वीडियो पर डाल रहे हैं, ये दोनों वीडियो आप फॉलो कर ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला पॉइंट कि हम लोग कि सूत्र कैसे लिखेंगे, विधि क्या है। उसमें पहला पॉइंट है आपका कि किसी यौगिक का अणुसूत्र लिखने के लिए बाईं ओर धन मूलक को और दाईं ओर क्या ऋण मूलक को लिखते हैं। मतलब कि आपका मान लीजिए कोई यौगिक लिख रहे हैं तो इधर लिखेंगे आप क्या धन मूलक और इधर लिखेंगे क्या ऋण मूलक। ये पहला पॉइंट हो गया। मतलब पहला केस आपको ऐसे लिखना ही है। दूसरा केस कि अब दोनों मूलकों की संयोजकता को उसके संकेत के ऊपर लिखते हैं। मतलब कि जो आप संयोजकता लिखे होंगे, तो मान लीजिए कि हम लोग NaCl, तो आपका ये धन मूलक हो गया, ये क्या हो गया ऋण मूलक। इसका संयोजकता 1 होता है, इसका संयोजकता क्या होता है 1 होता है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें आपको इसको लिखना पड़ेगा। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है आपको इस तरह लिख लिए। तो कह रहा है कि क्या कि संकेत के ऊपर लिखें यदि दोनों के मूल्य को संयोजकता कुछ उभयनिष्ठ हो तो अतः दोनों की संख्या HCF दोनों संयोजकताओं को भाग दे देते हैं। मतलब कि अगर दोनों में उभयनिष्ठ हो अर्थात दोनों संख्याओं के HCF से दोनों संख्याओं के HCF से दोनों संयोजकताओं में भाग देकर सरल अनुपात में निकाल देते हैं। मतलब कि उसे छोटा कर देते हैं अगर कटने वाला होगा तब। ठीक है, नहीं कटने वाला जो होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब धन मूलक के संयोजकता को ऋण मूलक के संकेत के दाईं ओर नीचे तथा ऋण मूलक के संयोजकता को धन मूलक के संकेत के बाईं ओर लिख देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हाइड्रोजन लिखा। ठीक है, आप मान लीजिए जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो H2O। ठीक है, ये कहाँ से आया तो इसको समझिए। मतलब कि अगर जल बन रहा है तो O है। ठीक है, क्या है एक O है और क्या 2 गो H है। ठीक है, और तो आप मान लीजिए कि इसकी संयोजकता मान लीजिए हम जान रहे हैं कि हमको एक ही H जोड़ना है। क्या करना है जी, एक ही H जोड़ना है। हमारे आपको H मालूम है कि क्या H हाइड्रोजन हो गया, O ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हमको जल बनाना है तो इसकी संयोजकता होती है 1, इसकी संयोजकता क्या होती है 2 होती है। कैसे होती है इसको याद करें हम लोग। तो ये आपका पहला पॉइंट कहता है धन मूलक किधर लिखेंगे, ऋण मूलक किधर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट से हो गया कि उसके संकेत के ऊपर उसको लिखना है क्या लिखना है संयोजकता लिख दिए। अगर HCF उसका निकले तो निकल के भाग दीजिए, नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा जो स्टेप कह रहा है कि इसको लिखिए यहाँ पे, इसको लिखिएगा यहाँ पे। मतलब कि H2O। मतलब कि ये आपका स्टेप पूरा हो गया, आपका क्या अणुसूत्र पूरा हो गया। यही कहने का मतलब ये कह रहा है। जो तीसरा स्टेप कह रहा है मतलब कि इसके वाले संयोजकता को इसके पास, इसके वाले को इसके पास करना है। ठीक है, वही क्या बन गया H2O1। तो 1 लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपका जो 4 नंबर पॉइंट है वो 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी मूलक में एक से अधिक तत्वों के परमाणु हो तथा धन या ऋण मूलक संयोजकता एक से ज़्यादा। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इसका ज़्यादा जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है क्योंकि ये बड़े बड़े यौगिक के नाम लिखने के लिए यूज होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि यदि मूलक में एक से अधिक तत्व के परमाणु हो तथा धन या ऋण मूलक की संख्या एक से ज़्यादा अर्थात 2, 3, 4 इत्यादि हो तो मूलक को ब्रैकेट के अंदर लिखकर तथा उसके नीचे दाईं ओर संयोजकता को लिखते हैं। मतलब उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं संयोजकता को लिखते हैं। उतना हम लोग की जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे क्लास 10th में, क्योंकि वो बड़े बड़े यौगिक के लिखने के लिए आपको चौथा पॉइंट बनाया गया है। हमको 3 पॉइंट आप याद रखिए, तीनों पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं किसी भी तत्व के अणुसूत्र निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन धन मूलक है कौन ऋण मूलक है और किसकी संयोजकता क्या है। उसके लिए हम एक टेबल लाए हुए हैं। टेबल मतलब कि यहाँ पे एक सारणी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। उससे आप अच्छी तरह से, मतलब अगर आपको याद है वो अच्छी तरह से, तो आप किसी भी तत्व के अणुसूत्र को लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, देखिए एक आध एग्जाम्पल से देखिए कैसे लिखा गया है। अगर समझ लेंगे तो आपको लिखने आ जाएगा। देखिए आप समझिए कि देखिए सोडियम क्लोराइड है, कौन सा लिखना है, क्या करना है जी ना कैल्शियम क्लोराइड। क्या कैल्शियम क्लोराइड मतलब कि CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CaCl2 होता है, आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो आपको बताए स्टेप फॉलो करिए। पहला स्टेप था कि आपको पहला स्टेप था यदि ठीक है कैल्शियम धन मूलक है और क्या क्लोराइड क्या है ऋण मूलक है। कैसे पहचानेंगे, नाम से ही। पहले जो होगा वो क्या होगा धन मूलक, बाद में क्या होगा ऋण मूलक। अब देखिए धन मूलक हो गया यहाँ पे बाईं ओर। ठीक है, और आपका ये ऋण मूलक हो गया। ठीक है, ये धन मूलक हो गया। अब देखिए तो पहला स्टेप बताया गया था आपको कि उसके संकेत लिखना है, संकेत लिख दिए। ठीक है,
अब देखिए दूसरा स्टेप था कि उसको ऊपर लिखना था, अब यहाँ नीचे लिख दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके वाले को ला दिए यहाँ पे और इसके वाले को यहाँ पे, मतलब कि आपके जो क्लोरीन है वो दो को जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका कैल्शियम का होता है दो है, कैल्शियम से होता है कि अच्छा ओह गलती हो गया, मतलब कि यहाँ पे फिर से देखिए समझिए, मतलब कि आपको कैल्शियम की संयोजकता होती है दो और क्या क्लोरीन संयोजकता होती है एक, ठीक है, कुछ नहीं गलत हुआ है। तो यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, मतलब कि कैल्शियम संयोजकता दो होती है तो दो को क्लोरीन उससे जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो दो को क्लोरीन जुड़ गया तो इसका भी 18 कैल्शियम का पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, ठीक है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दो दे दिया और ये भी कितना दो को ग्रहण कर लिया, इससे आप इसका क्या संयोजकता पूरा हो गया, मतलब कि यह अस्थायी हो गया, आपको बन गया कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। अब देखिए आपको संकेत याद रहना चाहिए तत्वों के, और क्या ये आपको संयोजकता याद करना पड़ेगा, इसका हम आपको टेबल दिखाएंगे उससे आप लिख सकेंगे। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण क्या है। अगला उदाहरण है एल्युमिनियम सल्फेट, क्या है देखिए, अब इसका यूज 4 नंबर हम लोग स्टेप पढ़े थे उसका यूज पड़ गया, क्या जी 4 नंबर जो स्टेप पढ़े थे उसका यूज पड़ गया। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे कि एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम धन मूलक हो गया और ऋण मूलक क्या हो गया सल्फेट। तो एल्युमिनियम संयोजकता होता है 3 और सल्फेट का होता है कितना 2, तो 2 वाला इधर आ गया, 3 वाला कहाँ चला गया इधर चला गया। तो सल्फेट होता है SO4, तो देखिए Al2 मतलब 2 वाला यहाँ आ गया और यहाँ 3 चल गया इधर, तो Al2SO4 वोल्ट वाइज 3, ठीक है। इसको भी आपको देख लेना है, याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं अगर देखते हैं एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट। अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि अमोनियम का फार्मूला क्या होता है किसका, कि अमोनियम का फार्मूला क्या होता है सल्फेट का क्या होता है। तो अमोनियम का होता है NH4, सल्फेट का हो गया SO4, ठीक है। और इसका संयोजकता होता है देखिए यहाँ इसका संयोजकता है एक, इसका कितना होता है 2, तो इसके वाला एक बार इधर आ गया, 2 इधर आ गया, एक चल गया इधर, मतलब कि समझेंगे आप कि यहाँ से ये 2 आ गया यहाँ पे तो यहाँ 2 लिख दिया गया, यहाँ से एक आ गया यहाँ पे तो यहाँ एक लिखिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कोष्ठ के बाहर 2 लिखा गया है ना, इतना बड़ा बड़ा ये बहुत कम पूछता है, हम लोग जो यूज करेंगे बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हमने धन मूलक किसको मान ले रहा है, ऋण मूलक अपने मन से मान ले रहे हैं, संयोजकता 1 हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, ये कैसे होता है आप भी समझ सकते हैं, आप भी याद करेंगे तो आपको भी लिखने आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब जो मेन मुद्दा है आपका कि कैसे कौन धन मूलक है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि संयोजकता क्या होता है, क्या होता है जी, उससे पहले जान लेते हैं हम लोग एक आपका टर्म है संयोजकता का, क्या होता है संयोजकता, टर्म क्या है संयोजकता के बारे में जान लेते हैं। देखिए सिंपल, किसी परमाणु या मूलक की संयोजन क्षमता, मतलब किसी परमाणु के एक किसी तत्व या परमाणु के एक दूसरे से जुड़ने की जो क्षमता होती है, जो संयोग करने की क्षमता होती है, मतलब किसी परमाणु के किसी दूसरे तत्व से या किसी दूसरे परमाणु से या किसी तत्व के दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं या संयोजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्या करता है ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, संयोजकता एक निश्चित संख्या होती है लेकिन कुछ तत्वों की एक से अधिक संयोजकताएं होती है, मतलब कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकता निश्चित होती है लेकिन कुछ कैसे हैं कि उसके प्रकृति पर उसके संयोग करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया होगा कि आगे हम बताएंगे कि नाम में अक है इक है इस है तो उसको कैसे, तो उसको उतना ध्यान नहीं देना है, केवल आपको जानना है कि संयोजकता क्या होता है। तो एक तत्व के दूसरे तत्व से एक तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, ये आपका क्लियर हुआ, हम चलते हैं अगले पॉइंट पर आप लोग के। और देखिए आपको दिखाया गया है कैसे नाम लिखते हैं, पुराना नाम क्या था आधुनिक नाम क्या है, यहाँ भी आप बहुत कुछ दिखाया गया, आप इसको भी याद कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सभी याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को जो बेसिक मुद्दा है, चलिए तब जान लेते हैं हम लोग कि क्षारीय मूलक कौन कौन है, मतलब कि धन मूलक कौन कौन है। तो आपका हाइड्रोजन धन मूलक है, क्या है आपका हाइड्रोजन धन मूलक है, धन मूलक हाइड्रोजन हो गया H, संयोजकता 1 होता है, याद करना है आपको सोडियम का Na 1, पोटेशियम का K1, अमोनियम का NH4 1, लेकिन अमोनिया का होता है NH3, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg2, कैल्शियम का Ca2, जिंक का Zn2, बेरियम का
बी ए दू, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग बेरियम तक हो गया। आप देख लेते हैं एल्युमिनियम का, सबको आपको याद करना है लिख लिख के। एल्युमिनियम का एल मतलब संकेत, और परमाणु परमाणु संयोजकता क्या कहते हैं, संयोजकता हो गया आपका 3। आपका क्रोमियम का हो गया, क्रोमियम Cr3। क्यूप्रस मतलब कॉपर ही है, जब संयोग करेगा एक उसमें, मतलब एक उसका जब वो दिखाएगा आपको, मतलब संयोग करने की क्षमता एक दिखाएगा तो एक, मतलब उसे क्यूप्रस लिखेंगे। और क्यूप्रिक कब लिखेंगे, जब वो 2 दिखाएगा। फेरस कब लिखेंगे, एफी कब लिखेंगे, फेरस मतलब एफी को फेरस कब लिखेंगे, जब वो संयोजकता क्या होगा उसका 2 होगा। फेरिक कब लिखेंगे, जब उसका संयोजकता क्या होगा 3 होगा उसका। मर्क्यूरस मतलब Hg, तो इसका क्या होगा आपका, जब ये 1 दिखाएगा, ये कुछ नहीं है, जब 1 दिखाएगा तो इसको लिखेंगे मर्क्यूरस। और जब मर्क्यूरिक लिखेंगे Hg को, जब ये 2 दिखाएगा तब। आगे देखते हैं टीन, एसन, स्टेनस, ठीक है, या टीन कहिए, तो टीन जब 2 दिखाएगा, स्टेनस 2 और स्टेनिक 4, ठीक है। और प्लम्बस 2 और क्या प्लम्बिक 4 पीबी के लिए। अगर प्लम्बस लिख रहे हैं तो अगर पीबी प्लम्बस लिखा हुआ है तो 2, आप प्लम्बर लिखेगा तो 4, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। देखिए इसमें आपको दिखा देते हैं, आपको इसमें हम टिक करते हैं आपको कौन कौन याद रखना है, मेन टर्म कि आपको क्या क्या यूज होगा, आपको जो याद रखना है उसको हम आपको उसको टिक करते हैं, आप उसको ही लिखेंगे। ये याद कर लीजिएगा 1 2 लगातार यहाँ से जो आपको ज़रूरत है उसको 8 तक हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपको ये जो ज़रूरत है उसी को टिक कर रहे हैं हम लोग, उसी को हम टिक कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत है। बेरियम का, एल्युमिनियम का, क्रोमियम का हो गया, ये क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है, मतलब ये सब हो जाए, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को, यहाँ पे बहुत कम ज़रूरत होगा। मतलब कि आप 15 तक याद कर लेंगे क्या, यहाँ तक 15 तक लिख लेंगे, यहाँ तक 15 तक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो यहाँ 15 तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको ये कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ 2 लिखा गया है, ये 2 कुछ नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो 2 लिखा गया है, ये 2 कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब ईंधन मूलक हो गया। आप देख लेते हैं हम लोग ऋण मूलक कौन कौन है, और उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन याद रखना है। आपको याद रखना है हाइड्रोक्साइड वाला, हाइड्राइड क्या, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड एच वाला, इसको याद रखना है। क्लोराइड को याद रखना है, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, ठीक है, इसका एक होता है। फ्लोराइड को, इसका भी एक होता है। हाइड्रोक्साइड का OH क्या, संकेत याद रखेंगे, संकेत क्या होता है ये भी याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, OH होता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह नाइट्राइड का N2O, ठीक है, N2O एक होता है। नाइट्रेट का NO3 एक होता है। नाइट्राइट और नाइट्रेट, यहाँ NO2 यहाँ NO3 एक ही होता है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, आपको संकेत याद करना ही पड़ेगा। संकेत क्या करना पड़ेगा आपको जी, संकेत याद करना ही पड़ेगा हर हालत में, नहीं संकेत याद होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या देखते हैं कार्बोनेट को, कार्बोनेट का CO3 2, बाईसल्फेट का हाइड्रो, ये सब याद रखना है, सब याद रखना है, जो भी टिक किया गया सब याद रखना है। बाईसल्फाइड का ये भी याद रखना है। SO3, इसको याद रहेगा तभी होगा, ठीक है, नहीं याद करिए नहीं कुछ होगा। चलिए चलते हैं आगे। बाईसल्फाइड, अब देखिए क्लोरेट, याद रखिएगा इसको। सल्फेट, परमैंगनेट, इसको याद रखना है। जो भी यहाँ पे दिया गया है जो बता रहे हैं उसको लाइन लाइन याद रखना है। साइनाइड याद रखना है, सल्फाइड को याद रखना है, ठीक है, सल्फाइड को याद रखना है। और आपको सल्फाइड का हो गया SO3 2 सल्फाइड, S2 थायोसल्फाइड, इसको याद रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिए उसको। ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड O2, पर ऑक्साइड, ठीक है, O2 2, डाइक्रोमेट Cr2O7 2। जब आपको संयोजकता और संकेत याद होगा तभी आप सूत्र बना सकते हैं, यानी आपसे सूत्र नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, सिलिकेट का, क्रोमेट का, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा संकेत, नहीं याद है कुछ नहीं होगा। आगे देखिए नाइट्राइड, नाइट्राइड कब लिखेंगे, जब N3 दिखाएगा तब। फास्फाइड जब P3 दिखाएगा तब, सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फास्फेट P4 3, कार्बाइड C4, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। आप ये देखिए इसको सूत्र लिखेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों टेबल तीनों तो याद रखते हैं तभी आपको अनुसूत्र लिखने आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है बेसिक टर्म में।
अब देखिए बेसिक टर्म में आपको कुछ नहीं है, ऐसा सूत्र दिखा गया है। अब इसको कि किसका क्या होता है आप लिख के इसको याद कर लेंगे। देखिए शुरू से देख लीजिए, आराम से लिखते हैं इसको। और शुरू से जो सूत्र लिखा गया है इसको भगा देते हैं, आप इसको लिख लेंगे। जैसे आपका हो गया कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl। सबको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे हम आराम में बढ़ा देते हैं, आप देख के लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, आपका ये वीडियो, अगर आप इस वीडियो से अणुसूत्र लिखना सीख गए, समझिए कि आपका केमिस्ट्री का आधा टेंशन दूर हो गया। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं और आपको अणुसूत्र लिखना आ गया है, यानी कि आप केमिस्ट्री आपको समझ में आइबे करेगा। मतलब कि आप केमिस्ट्री से दूर नहीं जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको जो बेसिक टर्म बताया जा रहा है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तब आप और विषय के तरह भी केमिस्ट्री में अपना पकड़ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका आज का लेक्चर नंबर बेसिक का 2 था। अब हम लोग क्लास से अपने सिलेबस पर चलेंगे। क्या करेंगे? अपने सिलेबस पर हम लोग कल से चलेंगे, सिलेबस में जानेंगे। पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले 9th के कुछ और बेसिक जानेंगे उस लेक्चर में, और उसमें हम लोग क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आप सबको इतना नहीं ध्यान रखना है कि आपको इतना नहीं लिखना है। आपको मेन टर्म जो आपको यूज होगा आप इसको याद कॉपी पर रखेंगे लिख के। या अगर आप चाहते हैं कि इसका हम PDF ले लें, तब PDF के लिए आप टेलीग्राम पर साइंस मस्ती 14 सर्च मारेंगे, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि इसका हम PDF ले लें, ना लिखें, PDF से काम चल जाए, मतलब कि वहाँ से आप याद कर लें, तो आपको साइंस मस्ती 145 टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्या होगा? इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा एकदम जिस तरह ये हम टेलीग्राम पर ही डाले हुए हैं, वहीं से हम इसको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तब यही बड़ छोट होता है, तो इस तरह एप्लीकेशन जो इसे बनाते हैं PDF, हम लोग उसे छोट बड़ नहीं होता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जो क्लास 10 जिनको केमिस्ट्री डर लगता है, उनके पास ये सब हमको क्या करें, हमको इस चैनल को हमारे उसको उनके पास भेजें कि उनको भी केमिस्ट्री से डर न लगे, उनको वो भी केमिस्ट्री को धुआं कर दें, ठीक है। मतलब कि हम कह रहे हैं ना, ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अणुसूत्र लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप क्लास 10th के केमिस्ट्री को समझने में आपको आसानी होगी। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और इसमें इसी को हम बेसिक टर्म में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान। चलिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब कल की वीडियो में सिलेबस चालू करेंगे। चलिए, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए आप लोग, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको वीडियो बना पाएंगे, नहीं तो फिर हमको इसे बीच बीच में आप देखते भी हैं कि वो वीडियो डालते हैं कभी बंद हो जाता है। और आप सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्लास 10th के बच्चों के पास शेयर करेंगे, तभी हम वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।